आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 3 अगस्त 2026 की रात। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। ये रही सुर्खियां। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बना लिया ईरान पर एटमी हमले का प्लान? ट्रंप के एक बयान ने आखिर पूरी दुनिया में क्यों छेड़ दी नई बहस? जिस वजह से ट्रंप ने हमले रोके, उस वजह पर ईरान ने फेर दिया पानी, साथ ही कर दिया अमेरिका का बड़ा हवाई नुकसान। जंग छिड़ने के 2 बड़े सिग्नल समझाएंगे हम। हूथियों के खौफ से बदला सऊदी अरब के तेल टैंकर्स का रास्ता, समुद्री कारोबार पर मंडराया नया खतरा। और इन्हीं के साथ देखिए मिडिल ईस्ट की जंग से जुड़ी कई बड़ी अपडेट्स जो पूरे रीजन का नक्शा बदल सकती हैं। सबसे पहले सुनिए सबसे बड़ी खबर और एक सवाल के साथ। क्या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एटमी हमला करने वाले थे? ये सवाल अब पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि उन्होंने ईरान पर होने वाला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा हमला आखिरी वक्त पर टाल दिया। दोस्तों, अगर ट्रंप के इस बयान को उसी तरह लिया जाए जैसा उन्होंने कहा है, तो अब एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर वो हमला कितना बड़ा होने वाला था। इराक, अफगानिस्तान और ईरान पर अब तक के हमलों से भी बड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा। तो फिर ध्यान उसी तरफ जाएगा जिस तरफ आपका जा रहा है। 3 अगस्त 2026 को आई रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में अपने जहाज में, जो उनके अमेरिकी प्रेसिडेंट का होता है एयरफोर्स 1, उसमें जर्नलिस्ट से बात करते हुए ये कहा कि अमेरिका ईरान पर ऐसा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा हमला होता। उन्होंने कहा पूरी तरह तैयार थे, हमला बहुत बड़ा होने वाला था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा हमला होता, उनका डायलॉग। लेकिन ट्रंप के मुताबिक सऊदी अरब, यूएई, कतर और ख़ुद ईरान की तरफ से हमला टालने की गुजारिश की गई, क्योंकि सबको लगा कि अब भी डील की गुंजाइश मौजूद है। और सबको ये भी लगा अगर वो हमला हो गया जो ट्रंप कह रहे हैं, तो हो सकता है हमारे यहाँ भी उसके असर पहुँचे। फिलहाल ट्रंप ने कहा कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर समझौता होगा और उसके बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डील आगे बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, ट्रंप के इसी बयान के बाद सोशल मीडिया और कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एक नई बहस शुरू हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि जब ट्रंप ने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा हमला, तो क्या उनका इशारा किसी बेहद बड़े कन्वेंशनल अटैक की तरफ था, या लोग बेवजह इसे एटमी हमले से जोड़ रहे हैं? फिलहाल इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है कि अमेरिका एटमी हमला करने जा रहा था। ट्रंप ने अपने बयान में न्यूक्लियर हथियारों का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन जब अमेरिकी फौजी मिडिल ईस्ट से बाहर निकल रहे हों, जब अमेरिका अपने शहरियों से मिडिल ईस्ट छोड़ने को कह रहा हो, और ऊपर से खुद ट्रंप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जोड़ते हुए किसी बड़े हमले की धमकी दे रहे हों, तो ध्यान अपने आप एटमी हमले के खदशों की तरफ चला जाता है। दोस्तों, इतना तो साफ है कि ट्रंप खुद मान चुके हैं कि ईरान पर बेहद बड़े हमले की तैयारी पूरी हो चुकी थी, और अगर आखिरी वक्त पर उसे ना टाला जाता तो मिडिल ईस्ट शायद एक और ज़्यादा खतरनाक जंग में धकेल दिया जाता। अब दूसरी बड़ी खबर सुनिए। इस बयान के बाद ईरान ने हरकत की है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दावा एक बार फिर से खोखला साबित कर दिया ईरान ने ट्रंप की बात को उनके मुंह पर मारते हुए साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ किसी भी नई न्यूक्लियर बातचीत की कोई तैयारी नहीं है। लेकिन इसी के साथ ईरान के प्रेसिडेंट ने अमेरिका से एक अहम गुजारिश भी की है, जो आगे चलकर इस पूरे टकराव की सूरत बदल सकती है। दोस्तों, 3 अगस्त की शाम ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बाक़ई ने साफ कहा कि ना तो ईरान किसी अमेरिकी डेलीगेशन का इस्तकबाल करने जा रहा है, और ना ही ईरान अपना कोई डेलीगेशन अमेरिका भेजने की तैयारी कर रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को कि मंडे यानी आज से अमेरिका और ईरान के बीच नई बातचीत शुरू होगी, ईरान ने पूरी तरह इस दावे को खारिज कर दिया है। यही कहकर ट्रंप ने कहा था हमने सबसे बड़ा हमला टाल दिया, लेकिन ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं। इसी दौरान रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका ने अपनी नई पेशकश में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के बदले कुछ रियायतें देने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि जब तक जंग पूरी तरह ख़त्म नहीं होती, हॉर्मुज़ नहीं खोला जाएगा। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा अटैक ना टाल देने को ट्रंप ने 2 वजहों से जोड़ दिया था कि ईरान राज़ी हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बात करने को, और उसके बाद हम न्यूक्लियर डील पे करेंगे बात। ईरान ने इन दोनों को ही नकार दिया है। दोस्तों, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मुद्दे पर भी ईरान अपने पुराने रुख पर कायम दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका से कहा है, अर्ज किया है, गुजारिश की है
कि जून में दोनों मुल्कों के बीच जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो MOU हुआ था, अमेरिका उस पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि वही अंतरिम समझौता आगे चलकर ईरान की फॉरेन पॉलिसी का अहम मरकज़ बन सकता है। यानी एक तरफ ईरान नई बातचीत से इनकार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो अमेरिका से ये भी कह रहा है कि अगर कोई रास्ता निकलेगा तो पहले से हो रखे समझौते की बुनियाद पर ही निकलेगा, और उसमें ईरान का फ़ायदा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ईरान बातचीत से इनकार कर रहा है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ मीटिंग की बात कर रहे थे, और क्या एक बार फिर बातचीत के नाम पर दुनिया को गुमराह किया जा रहा था और तैयारी किसी बड़े हमले की चल रही थी ताकि उसकी एक वजह भी बनाई जा सके कि ईरान राज़ी नहीं हो रहा। फिलहाल ईरान की बातचीत में शामिल होने से ये इनकार करना अब दोबारा जंग शुरू होने का पहला बड़ा सिग्नल है। 2 सिग्नल की बात की थी, पहला बता दिया, दूसरा सुनिए। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका का एक और बड़ा फौजी नुकसान करने का दावा किया है हवा में। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के सबसे खतरनाक जासूसी और अटैक ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया है। सुनिएगा इसे गौर से। 3 अगस्त की शाम ईरान की सरकारी प्रेस टीवी ने IRGC के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर उड़ रहे अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने अपने मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम से मारकर तबाह कर दिया। IRGC का कहना है कि इस पूरे ऑपरेशन की तफसील बाद में जारी की जाएगी, लेकिन इतना साफ कर दिया गया कि ड्रोन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर निशाना बना। अमेरिका का ये नुकसान जंग दोबारा शुरू होने का दूसरा सिग्नल बन सकता है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां इस वक्त अमेरिका और IRGC की नेवी आमने सामने खड़ी हैं, वहां टेंशन बढ़ रही है। ऐसे में अगर अमेरिका का फौजी नुकसान हुआ है तो ये माना जा रहा है कि वो इसका जवाब देने की कोशिश भी कर सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन कोई मामूली ड्रोन नहीं है। अमेरिका इसे ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशंस का सबसे अहम जासूसी करने वाला ड्रोन और अटैक प्लेटफॉर्म मानता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का दावा है कि फरवरी में जंग शुरू होने के बाद से ईरान अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह करने का दावा कर चुका है, जो जंग से पहले अमेरिका के ऑपरेशनल बेड़े का करीब 20% हिस्सा थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक MQ-9 रीपर की कीमत तकरीबन $3 करोड़ है। यानी सिर्फ इन ड्रोन्स में ही अमेरिका को करीब $1 अरब का नुकसान हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पास अब ऑपरेशनल MQ-9 रीपर ड्रोन्स की तादाद घटकर करीब 135 रह गई है, जबकि अमेरिकी एयरफोर्स कम से कम 189 ड्रोन्स का बेड़ा अपने लिए ज़रूरी मान चुकी है। अगर ईरान का ताज़ा दावा सही साबित होता है तो अमेरिका को सिर्फ एक और ड्रोन का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसकी निगरानी और अटैक सलाहियत को भी एक और बड़ा झटका लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका इस फौजी नुकसान का जवाब देगा, और क्या मिडिल ईस्ट में जंग एक बार फिर किसी भी लम्हे पूरी शिद्दत के साथ भड़क सकती है? क्या आज रात ईरान पर हमले होंगे? बढ़ते हैं आगे। यमन के हूथियों के हमलों का खौफ अब सऊदी अरब के तेल कारोबार पर साफ दिखाई देने लगा है। समुद्री रास्तों पर चलने वाले तेल के टैंकर्स अपना रूट बदलने पर मजबूर हो रहे हैं। 3 अगस्त की शाम आई रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के झंडे वाले 6 सुपर टैंकर्स ने गल्फ ऑफ अदन में अपना रास्ता बदल लिया और अब बाब अल मंदब से गुजरने के बजाय अफ्रीका के जनूबी हिस्से की तरफ लंबा रास्ता इख्तियार कर लिया है। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक एशिया से खाली लौट रहे ये तमाम टैंकर से एक साथ फॉर्मेशन में सफ़र कर रहे हैं ताकि हुथीस के हमलों के ख़तरे से बचा जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्तों में रेड सी में कमर्शियल शिपिंग एक बार फिर बुरी तरह से मुतासर हुई है, क्योंकि यमन के हुथीस यानी अंसार अल्लाह मूवमेंट के लड़ाकों ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ समंदरी नाकेबंदी का ऐलान किया है और उसके बाद सऊदी जहाज़ों को भी निशाना बनाया है। 3 अगस्त को आई इन रिपोर्ट्स के मुताबिक हुथियों की इन कार्रवाइयों के बाद कमर्शियल शिपिंग के लिए ख़तरा कई गुना बढ़ गया है, जिसका सीधा असर सऊदी अरब के तेल कारोबार और पूरी सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। पूरी दुनिया इससे मुतासिर होगी। अब्दुल और महमूद सबके जेबों पर जो है वो बोझ आने वाला है। वो जो अपने वालिद पर आज भी हैं, उन्हीं से पैसे लेके फ़ोन रिचार्ज करा रहे हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो जो 15, 20, 25 हज़ार मुश्किल से कमा रहे हैं, वो भी। एक आम आदमी के लिए बात कर रहा हूँ, जज्बातियों के लिए नहीं। उन सब के ऊपर मुश्किल आने वाली है। किसी की जंग हो, क्या मतलब है? आपकी जेब पर बोझ पड़ने वाला है। सिर्फ आपकी फटफटिया में नहीं पेट्रोल महंगा पड़ेगा, मोटरसाइकिल में।
वो जो माल भाड़े से सारे दाल चावल और सब्जियां और फल आ रहे हैं वो सब महंगे होने वाले हैं अगर ये मामला खिंचता है तो। कुछ खबरें यहाँ से ले लीजिए। मिडिल ईस्ट के बाहर भी रशिया की बात ज़रूर करनी चाहिए। रशिया के ऊपर यूक्रेन ने आज एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है और कहा है रूस ने कि हॉलीडे मेकर्स जो हैं वो 6 हॉलीडे मेकर्स मारे गए इंक्लूडिंग 3 चिल्ड्रन। मतलब ये छुट्टियों पे सब लोग थे, इन पर ये लोग हमले की जद में आए, यूक्रेन के ड्रोन हमले की जद में, और यहाँ भी 3 बच्चे मारे गए। बच्चे कहीं भी मारे जाते हैं मुझे बड़ा दुख होता है, इंसान हर इंसान से होता है, लेकिन मासूम बच्चे मैं सोचता हूँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा ही क्या था और वो चले गए। भले हमें उनकी ज़ुबान समझ ना होती हो लेकिन उनसियत मोहब्बत ये तो होती है, तड़प तो होती है। फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ईरान के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई ने कहा है कि यमन का इशू जो है हुथीज़ का और सऊदी अरब का या यमन का इंटरनल इशू, ये सिर्फ बातचीत से सुलझेगा, जंग या बंदूकों से नहीं सुलझ सकता। जबकि इनकी हिमायत हासिल हुथी ग्रुप बंदूक के दम पर ही यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल करके बैठे हैं। उनका भी कहना था कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी, इसलिए हमें अपने कुछ इलाके। देखिए दुनिया भर में जंग जो है वो मुझसे कहते हैं कोई दीनी जंग नहीं चल रही है, बहुत फ्रैंकली बोल दूँ, कोई आलम इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहा है। उसका बाद में आलम इस्लाम को फ़ायदा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मौजूदा वक्त में सारी जंग जो है वो कंट्रोल की है, अपने अपने इख्तियार, अपने अपने हुकूक की। ईरान को भी इतनी सालों तक दबाया गया, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए और अब वो हॉर्मोज को कंट्रोल करना चाह रहा है, सिक्योरिटी पर्पस से भी और इकोनॉमिक पर्पस से भी। वो चाह रहा है कि उसके ऊपर से इसी बहाने सैंक्शंस हटें, तो सारा काम जो है वो कंट्रोल और इकोनॉमी का है। बाद में इसका फ़ायदा किसी को मिल, देखिए प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, हर चीज़ जज्बात जो है वो तबाह कर देते हैं हर चीज़ पे। इसराइली ऑफिशियल इसराइल ने कहा है, इसराइली ऑफिशियल ने कि इसराइल विल नॉट विदड्रॉ एट ऑल इन गज़ा, विल कंटिन्यू टू ऑपरेट अगेंस्ट थ्रेट्स, कि हम ख़तरों के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे जो ख़तरे इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। इसराइली ऑफिशियल का ये कहना है और कहा है कि हम गज़ा से अपनी IDF अपनी फ़ौज को लेकर वापस नहीं जाएंगे। तो ये बदनीयती इसराइल की बार बार ज़ाहिर होती है। उसको मेन न्यूज़ ने भी कल लिख दिया था, वो तो आज की खबर थी, कि डिसआर्मिंग हमास अ ट्रैप ऑफ इसराइल एंड अमेरिका। हमास के हथियार नीचे रखवा देना दरअसल इसराइल और अमेरिका का बनाया हुआ एक जाल है। 3 अगस्त को तुर्की की एक हेडलाइन आती है कि तुर्की सेज इसराइल लेटेस्ट अटैक्स ऑन गज़ा प्रूव नेतन्याहू हैज़ नो इंटेंशन ऑफ पीस। लगातार जो गज़ा पर हमले अब एकदम से तेज़ हो गए हैं, बिल्कुल जंग टाइप के हमले हो रहे हैं, 19 लोग कल शहीद हो गए। उसको लेकर तुर्की ने कहा है कि ये जो लेटेस्ट अटैक्स हैं इसराइल के गज़ा के ऊपर, इससे पता चलता है कि इसराइल का अमन में, स्टेबिलिटी में, किसी चीज़ में जो दुनिया को सुकून देती है उसमें कोई यकीन है ही नहीं। कोई अमन कायम करने का इरादा इसराइल का नज़र आता ही नहीं है। बहुत सी खबरें हैं, मैं कावड़ पर भी दे सकता था, सुना स्कूल वैन पर हमला हुआ, मुझे लगा कि पता नहीं कौन गुंडे बदमाश हैं जिन्होंने स्कूली बच्चों के ऊपर हमला किया। बस मैं ये कहता हूँ कि इंडिया की खबरें इसलिए नहीं देता कि जज्बात काबू नहीं रख पाता, वैसे ही बोल दूँगा जैसे लोग नज़र आ रहे हैं। तो बस मुझे तकलीफ़ होती है बच्चों को देखकर, बच्चों पर हमले को देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया। गुंडों को पाला पोसा जा रहा है, कावड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं बहुत से लोग। भोले के भक्त सख्त नहीं होते हैं, नर्म होते हैं, भोले होते हैं। इनकी आड़ में बहुत से फ्रिंज एलिमेंट्स भी घुस जाते हैं जो ये तोड़फोड़ करते हैं, डंडे चलाते हैं, 4-4 लोग बाइक पे चढ़ते हैं और गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं। इवन स्कूल बसेस और एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ते, वैन्स को नहीं छोड़ते। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।